नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने आज दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी है। वाकई ये बिहार के लिए एक बेहद ही बड़ा सौगात है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि बिहार में दूसरा एम्स बनने के बाद भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात रहेंगे, क्योंकि इस बात से सब वाकिफ हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का जमीनी स्तर क्या है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो पक्ष और विपक्ष का बयान सामने आ रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। लोग दिल्ली के सड़कों पर भटकते थे एम्स में इलाज में कराने के लिए। आज एम्स का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा मिथिलावासी दिल से उनको हृदय से धन्यवाद देता है। और आज प्रधानमंत्री जी बहुत उदार दिल होकर के दरभंगा के सभा को संबोधित कर रहे थे, और जिस तरह से उनके भाषा में प्यार था मिथिलावासियों के लिए, तो मिथिलावासी तो थोड़ा सा प्यार का भूखा है। और आज जो प्यार उन्होंने दिया, पूरा मिथिला अनुग्रहित है। एम्स का पीएम मोदी तो पहले ही एम्स बना दिए थे यार, तो अब का शिलान्यास करने आए? वो तो एम्स बना ही हुआ है ना। वहाँ पीएम मोदी ने तो अपने भाषण में बोला था। लेकिन बात समझिए, केंद्र सरकार के लोग सब लोग चाहते थे डीएमसीएच में जो है, वहाँ के सांसद लगातार धरना दे रहे थे कि डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण हो। मुख्यमंत्री की सहमति भी हो गई थी। जब सरकार बदली, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तब हम लोगों ने फैसला लिया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज रहने दिया जाए। उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे, और एम्स को जो है सोबन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोबन में हम लोगों ने जमीन भी दिया था। आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था। लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियां, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई सोबन में ही बनना चाहिए, ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम, जमीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। तो सुना आपने किस कदर तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात मालेकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, प्रीति नंदनी जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रभात मालाकार जी से लेना चाहूंगी। प्रभात जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो बहुत बड़ी सौगात दी है बिहार को, क्या कुछ प्लान है? निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य बना जहां दूसरा एम्स होने जा रहा है। और इस दरभंगा में, सोबन में जो एम्स बनेगा, इसमें बिहार के लोग को ही फायदा नहीं होगा। इसमें बिहार से सटे पश्चिम बंगाल, नेपाल, और बिहार, दरभंगा में तो बना एम्स, लेकिन उसके फायदे मुजफ्फरपुर के लोगों को भी मिलेगा, पूर्णिया तक के लोगों को मिलेगा, अररिया के लोगों को मिलेगा, फारबिसगंज के लोगों को मिलेगा, और मधुबनी के लोगों को मिलेगा, राजनगर के लोगों को मिलेगा, जयनगर के लोगों को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। 750 बेड का एम्स जो 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा। मैं सभा जी आपके साथ कहना चाहूंगा कि देश में एक अगस्त क्रांति हुई, देश आजाद हुआ, हरित क्रांति हुई, घर घर लोगों को अनाज मिला, किसानों के लिए सुनहरा अवसर था। और यह दूसरा एम्स जो बिहार में बना है, वो बिहार के लिए स्वास्थ्य क्रांति साबित होगा। एक एम्स बनने से सिर्फ स्वास्थ्य की सेवाएं ही नहीं बढ़ेगी, साथ साथ वहां रोजगार और स्वरोजगार के भी वहां कई दरभंगा में माध्यम खुलेंगे। दरभंगा जिले से, शहर से 7-8 किलोमीटर पहले एम्स है,
और दरभंगा जिले का भी विस्तारीकरण होगा। मुजफ्फरपुर से बढ़ेंगे तो गायघाट के बाद दरभंगा शुरू हो जाता है, और उधर से दरभंगा से शहर से उधर से जब मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ेंगे तो 7-8 किलोमीटर बाद सोबन है, तो एक शहर का भी विस्तारीकरण होगा। वहां रोजगार के भी अवसर होंगे, वहां स्वरोजगार के भी अवसर होंगे, वहां दुकानें खुलेंगी, वहां हॉस्पिटल के साथ साथ जो है हॉस्पिटल खुलेगा तो स्वाभाविक है कि वहां भोजनालय भी खुलेगा, वहां अन्य चीजों की दुकानें भी खुलेंगी, दवा की दुकानें भी खुलेंगी। तो निश्चित तौर पर एम्स जो है बिहार के लिए एक स्वास्थ्य क्रांति साबित होगा। और मैं जी प्रधानमंत्री जी को इस विशेष के लिए, मतलब पूरे देश भर में उन्होंने उत्तर प्रदेश, चूंकि 80 लोक एक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, मतलब यहाँ 40 लोकसभा, वहां 80 लोकसभा, तब वहां 2 एम्स है, और बिहार में 40 लोकसभा पे 2 एम्स, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री बिहार वासियों के प्रति और बिहारियों के प्रति ज्यादा ही संवेदनशील हैं, क्योंकि वो देखते थे कि प्रतिवर्ष दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में हजारों लोग काल के गाल में समा जाते थे। तो खासकर पूर्णिया क्षेत्र के लोग, सुदूर क्षेत्र, अररिया क्षेत्र के लोग, फारबिसगंज क्षेत्र के लोग, कोसी क्षेत्र के लोग, तो उन लोगों के लिए, नेपाल के क्षेत्र के लोग, मान लीजिए कि उत्तर बिहार के इधर जो दक्षिण बिहार था, उधर तो पटना में एम्स था, पटना में कई बड़े अस्पतालें थे, और भी मुजफ्फरपुर में है, और भी जगह सीतामढ़ी में, और चलिए उन ठीक लोगों को लेकिन उधर के लोगों को यह विशेष फायदा इस एम्स से होने जा रहा है। चलिए ठीक है प्रभात माला को फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, बिहार के लिए तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत अच्छी पहल है, ये बिहार में दूसरा एम्स बनने जा रहा है। तो इन सब के बीच तेजस्वी यादव को या आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अच्छी बात है ना ये तो। देखिए सवा जी, परेशानी जी तेजस्वी यादव जी को नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास से आज जो है शोभन में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए, अभी आपने बाइट जो चलाने का काम किया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जी स्पष्ट रूप से सारी बातों को रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने, अभी प्रभात मालाकार जी बतला रहे थे कि वहां दरभंगा से 9 किलोमीटर दूर शोभन होगा, तो जिससे शहर का विस्तारीकरण होगा। इसी बात को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस समय, यह उनकी सोच थी कि शोभन में यदि एम्स बनेगा तो शहर का विस्तारीकरण होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का लोग जो है उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि शोभन में बने। जो स्थल जो आवंटित किया गया था तो उस पर भी ये लोग क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने पुनः जो है, जब महागठबंधन की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना अथक प्रयास करने का काम किया था, और 151 एकड़ जो है भूमि महागठबंधन की सरकार ने उसके लिए आवंटित करने का काम किया था, तब ये लोग जो है प्रश्न कर रहे थे, उनके सांसद से लेके सारे लोग जो है। और दूसरी बात है कि अगर ये इस तरह से देरी नहीं की जाती, देरी करने की क्या वजह है, मंशा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही जानती है। वो नहीं चाहती थी कि अगर उस समय इसका शिलान्यास किया जाता तो महागठबंधन की सरकार को उसका श्रेय मिल जाता। तो ये इंतजार में थे और इतनी देरी हुई। अभी आज जो शिलान्यास हो रहा है, अगर उस समय शिलान्यास हो गया रहता तो आज तो इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए होते। ये समझने वाली बात है। तो हम लोग तो बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव उसके लिए कृत संकल्पित हैं। आपने देखा था कि महागठबंधन की जो सरकार थी सवाजी, तो हमारे नेता ने 60 मिशन 60 के तहत जो है स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी उसमें सुधार के लिए वो तमाम काम करने का काम किए थे। लेकिन महागठबंधन की सरकार से हटते ही अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे एक सभा में, और बिहार के जदयू कोटे के एक मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मौजूदगी में, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के मौजूदगी में उन्होंने जो स्वास्थ्य व्यवस्था था उसकी चरमराहट को किस प्रकार से वर्णन करने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हाल के दिनों की ही बात है। तो ये लोग क्या बात करेंगे, क्या व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम तो इतना बढ़ चढ़ करके, अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के बाद जो है
बिहार में 2 एम्स खुल रहा है, लेकिन बिहार में जो घनत्व है आबादी का उसको भी देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा लोग जो है शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी बिहार की होती है। आप दिल्ली एम्स चले जाइए, चाहे आप चेन्नई चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कहीं भी आप देखिएगा तो बिहार के मरीज वहां भरे होते हैं। और लगातार इनकी सरकार है, तो इनको तो और पहले इस पर अपना उपाय करना चाहिए था, और भी जो साधन संसाधन मुहैया कराना चाहिए था। लेकिन ये क्रेडिट इस प्रकार से मतलब इसको बता रहे हैं कि ये एक स्वास्थ्य क्रांति। अरे एक महीना पहले ही आपके जो स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उनके सामने जदयू कोटे के मंत्री ने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस प्रकार से पोल खोलने का काम किया था, इस पर भी तो बतलाने का काम करिए। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है, दूसरा एम्स बनना जा रहा है, लेकिन पहले जो एम्स है क्या उसकी हालत ठीक है? क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ठीक है? क्या गारंटी है इसकी कि दूसरा एम्स बनने के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी? सभा जी, एक बात कहा गया है कि जिस प्रदेश का शिक्षा सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य सुदृढ़ हो, सड़क सुदृढ़ हो, तो फिर वहां विकास का कोई कमी रह जाती है क्या? आज मैं बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने उत्तर बिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का शिलान्यास करके एक नया कीर्तिमान स्थापित उन्होंने कर दिया। मैं बतला देना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन तमाम जिलों में जो आज खगड़िया, ये तमाम जिलों का एक जो भीड़ है, क्या कहते हैं उसको, मरीजों का, वो दरभंगा एम्स स्थापित हो जाने के बाद वो बहुत कमी होगी। जो हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग पटना एम्स में या दिल्ली एम्स में जो हमारे उत्तर बिहार के पेशेंट जाते थे, उनको हमेशा अनुशंसा करके उन लोगों को एडमिट कराना पड़ता था। लेकिन जब हमारे उत्तर बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो रही है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना हो रहा है, तो फिर इसमें कहाँ कोई दो मत है। पूरा इसमें सत्ता या विपक्ष है, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य अगर किसी का खराब हो तो वो नहीं देखता है कि वो सत्ता में है या विपक्ष में है। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे भाई प्रमोद सिन्हा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। देखिए, स्वास्थ्य खराब है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तो उनका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाहे हमारे एनडीए गठबंधन में भी किसी भी नेता का अगर स्वास्थ्य खराब है तो इनका इलाज होगा कि नहीं होगा? इसलिए इलाज के लिए अगर दरभंगा में एक ऐतिहासिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हो रही है, तो इसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि वाकई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, और एनडीए गठबंधन की सरकार ने, जिसमें बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक पहल के आधार पर दूसरा एम्स बिहार में स्थापना करवाए, तो इसके लिए तो भाई बधाई के पात्र रही एनडीए गठबंधन की सरकार, और खासकर केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार, दोनों सरकार मिलकर बिहार में जो विकास की गति हो रही है उसको भूरी भूरी प्रशंसा विपक्ष के लोगों को भी करना चाहिए। और स्वास्थ्य, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी तो फिर वहां का विकास कुछ नहीं हो सकता है। चाहे राजा हो या गरीब हो, सबको स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में अगर एम्स की स्थापना हुई है आज ऐतिहासिक 13 नवंबर को, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए गठबंधन के जो भी हमारे नेता है, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, इन तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार ने बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में शिलान्यास कराने का काम किया है। यह बहुत ही बधाई के पात्र है, और खासकर उत्तर बिहार की जनता
पूरी रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती है। और हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि बिहार में और खासकर बिहार के दरभंगा में जो मिथिलांचल इलाका है, नेपाल से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है, इन तमाम लोग इस क्षेत्र के लोगों को एम्स स्थापित होने से अच्छा इलाज होगा। दिल्ली और पटना में जो भीड़ लगी रहती है वो भीड़ बहुत कम होगा। सभा जी चलिए चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रीति नंदिनी जी का। प्रीति जी, क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है बिहार की? अभी मैं बहुत ध्यान एम्स से बन रहा है दूसरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो ठीक हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा एम्स बनने जा रहा है बिहार में, ये हम बिहारियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी के साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि 2015 में दरभंगा एम्स का ऐलान हुआ था और अब नवंबर 2024 में शिलान्यास हो रहा है। तो आप समझें कि पूर्ण रूप से चालू होने में इस अस्पताल को कितना समय लगेगा, ये हम बिहारियों को सोचने की बात है। और अभी प्रभात मालाकार जी दरभंगा एम्स के शिलान्यास को अगस्त क्रांति, हरित क्रांति और न जाने किन किन क्रांतियों से जोड़कर दिखा रहे थे। बिहार में 2014 से अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को देखें और उसके पहले से भी लगभग 17-18 साल भाजपा के साथ सरकार रही है, गठबंधन की सरकार रही है बिहार में। इतना समय क्यों लग गया कि आज 9 साल के बाद शिलान्यास किया जा रहा है? और आज जो शिलान्यास हो रहा है इसकी पूरी जो रणनीति है 2025 चुनाव को देखते हुए की जा रही है, ताकि लोगों पर अपना प्रभाव बनाया जाए कि हम दरभंगा एम्स बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एम्स के शिलान्यास के लिए, एम्स के बनने के लिए संघर्ष किया है, वो बिहार में किसी से छुपा नहीं है। और अभी मैं राम पुकार जी को सुन रही थी कि वो लालू यादव की बात कर रहे थे कि लालू यादव बीमार पड़ते हैं तो इलाज करवाते हैं कि नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ राम पुकार जी से और प्रभात जी से कि कहाँ इलाज कराते हैं? क्या वो बिहार के किसी अस्पताल में इलाज कराते हैं? या फिर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, 23 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो दिल्ली जाते हैं, वो वेदांता जाते हैं। बिहार के आम नागरिक कहाँ इलाज करा रहे हैं? आप बात कीजिए ना बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है, कौन से अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, किस तरीके की जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज अब एम्स बन रहा है, बहुत आप बधाई के पात्र, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हालत क्या है जमीन पर, इस पर बात करने की जरूरत है। इसी महीने सीतामढ़ी के एक सदर अस्पताल की चर्चा हुई जिसमें 42 लाख की आबादी पर सिर्फ 34 डॉक्टर है। अब समझे कि उस क्षेत्र के क्या हालत होंगे, वहां के लोग कैसे अपने इलाज करा रहे होंगे। इमरजेंसी होने पर उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है और रास्ते में ही लोग दम तोड़ देते हैं। आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, आप बिहार में इलाज नहीं करा सकते हैं। जो निजी क्लिनिक है उनके इतने फीस है, इतनी ज्यादा खर्चा हो जाती है कि गरीब जनता उसका वहन नहीं कर सकती है, तो उन्हें दिल्ली एम्स पर अपना भार डालना पड़ता है। अब दिल्ली एम्स के बाहर जाकर देखिए, सड़क पर लोग बैठते हैं और वहां से जाकर इलाज कराते हैं। क्या परिस्थिति है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की? ये किसी नेता से, किसी मंत्री से या बिहार के लोगों से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। आज शिलान्यास हो रहा है, आज झारखंड में वोटिंग हो रही है और आज का दिन चुना गया कि हम शिलान्यास करते हैं दरभंगा एम्स का। क्यों चुना गया और आज उस भाषण में झारखंड चुनाव की बात क्यों हो रही है? तो ये सब भी समझने की जरूरत है। आप अपने पीठ को थपथपाते रहिए, लेकिन बिहार कहाँ जा रहा है ये भी बिहार के नेताओं को देखने की जरूरत है। अस्पताल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, अब इस पर बिहार के नेताओं को, बिहार की सरकार को जवाबदेही देनी होगी और इस पर काम करना होगा। और यही मकसद लेकर के जनसुराज आया है। हम सरकार में रहे चाहे ना रहे, हम बात बिहार के मुद्दों पर, बिहार की समस्याओं पर करते रहेंगे। चलिए ठीक है प्रीति जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, क्या लगता है आपको, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी वैशाली से, याद होगा आप लोगों को भी, डिबेट भी किया था हम लोगों ने उस पे कि फ्लैश की टॉर्च, फोन का फ्लैश लाइट जलाकर महिला की डिलीवरी हुई थी। ये प्रमाण तो साफ साफ दे रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। देखिए, बिहार एक बड़ा राज्य है और भारत एक बड़ा देश। बिहार में जितने लोग अस्पतालों में, उतना तो कई देश हैं छोटे छोटे। तो आप पूरी तरह से तो जादू की झप्पी से या जादू की छड़ी से तो एक बैग से सही नहीं किया जा सकता। अभी मैं प्रीति जी की बातें सुन रहा था,
प्रीति जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी 18 वर्ष मुख्यमंत्री हैं, 23 वर्ष नहीं, पहली बात। और नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में बिहार में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ, वो पूरा देश इसकी गवाही दे रहा है। एक समय आज अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि जमीन दिया हम लोगों ने किया। अरे भाई, आपके जब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव 6 मंत्रालय लेकर यहाँ मुजफ्फरपुर में स्ट्रेचर जंग लगा हुआ था, कई दवाएं एक्सपायर हो गई थी, ये सब भी तो बताइए ना। आपके ना स्वास्थ्य मंत्री कितना दिन स्वास्थ्य विभाग गए, आपके शिक्षा मंत्री कितना दिन विभाग गए, तो आप लोगों ने क्या किया है 15 वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने, वो पूरा देश जानता है। वो देखिए, आप जब बोल रहे थे प्रमोद सिन्हा जी, मैं सुन रहा था, मैं आपकी बात सुनूंगा। जब हमारे आपने विद्यालय को चरवाहा विद्यालय बना दिया, अस्पताल क्या बनाइएगा, आप तो जानवरों का चारा खा गए। दिमाग में नहीं ना हटेगा। अरे आप लोग जानवरों का चारा खा गए, आप लोग अस्पतालों का दवाई खा गए। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, ये बताइए ना। चंदा दो और धंधा लो की नीति अपना करके आप लोगों ने क्या हम किया? लोगों आज एनडीए ने और नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी गवाही पूरा देश देख रहा है, उसकी गवाही पूरा देश देख रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया, वो पूरा देश जान रहा है। आप 2005 के पहले, 2005 के बाद आज प्रमोद जी, बिहार का कुल बजट कितना है? 2,76,000 करोड़। प्रभात जी ठीक है, बहुत सारे काम हुए, मानती हूं मैं, लेकिन जो ये आप सोचिए ना, जादू की झप्पी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, ये भी मान लेती हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है वो तो सरकार के हाथ में है ना, वो तो ठीक हो सकती है ना। निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में, और आप बोल रहे हैं कि ये जादू से ठीक नहीं हो सकता। नहीं, अब अधिकतम अस्पतालों में आप सभाजी जाइए, वहां जनरेटर की व्यवस्था, इन्वर्टर की व्यवस्था है, कहीं एकाध चीज हो गई। मैं खुद बिहार से हूँ, और क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में ये मुझे भी पता है, तो कैसे ठीक हो सकता है? और अब ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, आप यही बता दीजिए। नहीं, एकदम बेहतर व्यवस्था है, ठीक क्या होगा? कहीं कुछ कमी है तो उसको दूर किया जा रहा है। हम लोग को तो ऐसा, हम लोग जिस जीवन में जीते हैं, हमेशा हम लोग को अस्पताल का चक्कर लगा रहता है, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी के काम से, कभी किसी के काम से। तो पहले तो लोग अस्पताल जाते थे तो यह उम्मीद होती थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, एम्बुलेंस में गए और एम्बुलेंस में ही आएंगे, लेकिन आज लोग एम्बुलेंस में जाते हैं और रिक्शा पर और टेम्पू पे घर आते हैं। तो ये बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है। तो हम तो पूरे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, सबके प्रति हम जवाबदेही है, और सबके प्रति जवाबदेह का आप असर देख सकते हैं। आज एम्स बना तो उसके साथ सड़कों का भी शिलान्यास हुआ, रेल का भी शिलान्यास हुआ, रोजगार भी आएंगे, स्वरोजगार के भी अवसर खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं से बिहार के विकास के प्रति एनडीए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कोई विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, पशु मत्स्य विभाग में भी आज काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं। ये लोग तो जानवरों का चारा खा जाते थे, ये लोग क्या बोलेंगे? रोड सड़क बना तो अलकतरा पी गए, जानवरों की इलाज कराना वो खुद खा गए। घोटाला, शौचालय घोटाला, दवा घोटाला, एसीडीसी बिल घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, कितना घोटाला गिनवाएंगे? यही प्रधानमंत्री ये लोग कहाँ से हटके जाते हैं। 118 नरसंहार हुआ, उसका हिसाब नहीं दे पा, हजारों हत्याएं हुए, उसका टेबलेट खा लिए, हजारों अपहरण हुए, उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है क्या? आप लोग के पास ना कोई मुद्दा विहीन, महागठबंधन मुद्दा विहीन है। ठीक है प्रभात जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद जी का। प्रमोद जी, बात तो अच्छी है कि आप लोग विपक्ष में होकर सवाल उठाते हैं, जनता के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी सरकार होती है फिर आप इन सब बातों को अनदेखी क्यों कर देते हैं? देखिए सभा जी, मेरे पहले संबोधन में ही हमने पहले की सरकार हो, अब की सरकार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, ये बोलने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि उतना सुधार नहीं हो पाया है। सभा जी, मैं ज्यादा पीछे ले जाना नहीं चाहता हूं। जब हमारे
अभी जो 9 अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने मिशन 60 के तहत तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें व्यापक सुधार के लिए उन्होंने गाइडलाइन देने का काम किया था कि 60 दिनों के भीतर आप अपने अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करिए। और आपने देखा था कि 60 दिनों के बाद उन्होंने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रात के 12 बजे 1 बजे वो तमाम स्वास्थ्य महकमों का औचक निरीक्षण करने का काम करते थे और उसके हिसाब से उन्होंने यह भी कहा था कि जो कमियां हैं, जो जिन चीजों की जरूरत है आप देने का काम करिए। वहां के तमाम सिविल सर्जनों से मांगने का काम किया था कि अगर कोई चीज की कमी है तो आप दीजिए, हम मुहैया कराएंगे। ये बातें पब्लिक डोमेन में है, मैं नहीं बतला रहा हूं। और रात के 12 बजे 1 बजे जब वो औचक निरीक्षण पर जाते थे तो वो देखने का काम करते थे कि उस समय डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, जो कर्मचारी को ड्यूटी दी गई है वो वहां पर उपस्थित है कि नहीं है। तो हमारे नेता का प्रयास, सतत प्रयास रहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो। लेकिन अभी आप देखिए, हमारी अभी सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार हट चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कितना बार औचक निरीक्षण करने के लिए गए हैं, कितना बार आप लोगों ने अपने कैमरा में उनको पकड़ा है रात में औचक निरीक्षण करते हुए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो बताया गया उसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार को अंतिम पंक्ति पे पाया गया, फिसड्डी बतलाया गया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, वित्त आयोग की रिपोर्ट है। तो उस आयोग के आधार पर बिहार जब फिसड्डी है तो ये लोग जो 17-18 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, क्या कर रहे हैं? आखिर ये जो कहते हैं कि 1,65,000 करोड़ केंद्र से जो पैसा आया, देखिए जब महागठबंधन की सरकार रहती है तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रहा है, जो भी कर रहे हैं हम लोग अपने बलबूते, राज्य सरकार के बलबूते कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एनडीए में चले जाते हैं तो कहते हैं केंद्र सरकार से मदद मिल रहा है। अरे भाई, मदद अगर मिल रहा है तो 1,65,000 करोड़ जो पहले मिला है उसको आपने कहाँ लगाने का काम किया कि आज इतने खर्च के बावजूद जो है बिहार फिसड्डी है हर क्षेत्र में? ये बतलाने का काम करिए। ये लोग तो खाली गाल बजाने का काम करते हैं। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे और जब औचक निरीक्षण करते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग आंख बंद किए रहते थे क्या? चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, सीधा रुख करना चाहूंगी राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार सिन्हा जी, आप अभी कह रहे थे कि कोई भी नेता हो, राजनेता हो, उनका इलाज नहीं होता क्या? आपको लगता है कि किसी को भी वैसी कोई गंभीर बीमारी हो तो वो बिहार में इलाज कराएंगे या करवा रहे हैं? क्यों नहीं? बिहार में नहीं लगता। आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिकल साइंस के मामले में, आयुर्वेद के मामले में बिहार किसी से कम नहीं है। और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक समय था 1990 जब हम लोग छात्र जीवन में थे, 1990 से 2005 के बीच में किसी आप सरकारी अस्पताल में चल जाते तो उस समय टेबल और बेंच पर कोई डॉक्टर दिखाई नहीं पड़ते थे, वहां सिर्फ जानवर, कुत्ते और बकरियां वहां बैठी हुई मिलता था। तो इतना तो अब जान लीजिए ना, एक समय था कि जब हमारे घर की माँ बहनें को प्रसव अवस्था में रहती थी और उस समय हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था तो रास्ते में ही लगता था कि प्रसव हो जाएगा। तो बहुत सारी उस समय की परिस्थिति थी। उस इतिहास को जब दोहराइएगा और आज के इतिहास को देखिएगा तो कम से कम जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आज की परिवेश में जितनी सुविधा है, कम से कम 24 घंटे तो डॉक्टर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र में रहते हैं, गांव के स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं, उसके बाद जिला सदर अस्पताल में रहते हैं। इसके अलावा पूरे पटन जितना हमारा मेडिकल कॉलेज है, इन तमाम मेडिकल कॉलेजों में 24 घंटा सेवा मुहैया होती रहती है। और आज जो सवाल स्वास्थ्य के सवाल पर है, अरे प्रमोद बाबू बीच में मुझे भी बोलने आता है, प्रमोद बाबू बीच में मुझे ही बोलना था। आप अपना तर्क दीजिएगा, समय देगी सभा जी आपको, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं,
कि जब हम लोग छात्र जीवन में थे 1990 से 2000 तक 10 साल मैंने स्वास्थ्य विभाग को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है कि किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को रहने के लिए अच्छा घर मुहैया नहीं होता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंड में होते थे जर्जर चूता था। बरसात के मौसम में लोग क्या करते थे, कहीं डॉक्टर नहीं रहते थे, डॉक्टर क्या कंपाउंडर की व्यवस्था नहीं होती थी। आज जो परिस्थिति है, बिहार का स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा चल रहा है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आज भी कम से कम मरीज तो जाकर अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहा है। आज हमारी घर आशा बहनें जो भी हैं कम से कम अपने गांव समाज की महिलाओं को लेकर प्रसव तो कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है। बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग पर खर्च हो रहा है। आज पहले का स्वास्थ्य विभाग का बजट देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग का बजट देखिए, तब आपको आंकड़ा दिखाई पड़ेगा कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग कितना अच्छा है। आज हम लोग भी बड़ी गर्व महसूस करते हैं कि IGIMS में हो, PMCH में हो या DMCH में हो या SKMCH में हो या भागलपुर में हो, सब क्षेत्रों में, यहाँ तक अब तो पटना एम्स में भी हम लोग पैरवी करके लोगों को वहां नंबर दिलवाते हैं। जिन लोगों को ज्यादा सीरियस होता है कहते हैं कि आप दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, पटना एम्स में इलाज हो रहा है, IGIMS में इलाज हो रहा है, हार्ट का इलाज। आज आप देखिए PMCH में जो हार्ट इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो हृदय रोग संस्थान बना है एम्स में, कितना अच्छा वहां का आप देखिए सेटअप। आप अगर नहीं गई होंगी सबाजी तो बिहार आइए, दिल्ली से नोएडा से और आकर देखिए वहां का सेटअप, लगेगा कि दिल्ली की तरह इलाज बिहार में हो रहा है। हम पटना में रहते हैं, जाकर देखते हैं लोगों को, मेरा घर चंपारण में पड़ता है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग, उत्तर बिहार के लोग जाते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई इनको सुविधा दीजिए। तो लगता है ना कि भाई हमारे क्षेत्र के लोग या बिहार के लोग अब बिहार में इलाज कराने के लिए संकल्पित है। इसलिए अब जो दिल्ली की मांग होती थी वो तो कम से कम इस एम्स की स्थापना और दूसरे एम्स का शिलान्यास के बाद 3-4 वर्षों में जो परिस्थिति हमारा बिहार का बना है उसमें दरभंगा एम्स एक मिसाल कायम करेगा और खासकर उत्तर बिहार के लोग इस एम्स को पाने के बाद अपना समुचित इलाज कराने के लिए संकल्पित रहेगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन के सभी नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को, जीतन राम मांझी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने एनडीए केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार मिलकर एम्स की स्थापना किया है। इसलिए बिहार की जनता उनको बधाई देना चाहता है। जी सभा जी। चलिए रामपुकार सिन्हा जी, ठीक है, मानती हूँ इस बात को कि सुधार हुआ है बहुत, लेकिन ईमानदारी से बोल रहे हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है बिहार का, क्योंकि आप ईमानदारी से एग्जाम्पल दे रहे थे और अब जो खबरें सामने आ रही है वो भी बाबा जी हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 100% एकदम हम राम राज स्थापित कर, यहाँ कोई बीमार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि पिछले जो पति पत्नी जी की सरकार था, उस पति पत्नी जी की सरकार के बनिस्पत नीतीश कुमार जी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग जितना डेवलप किया, कम से कम 100 गुना जरूर अच्छा बना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उस समय स्वास्थ्य विभाग में क्या होता था और आज के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर बैठते हैं, यही हम पिछले भी वक्तव्य में अपने बताया कि आज के परिस्थिति में, हाँ, मैं अमेरिका, रूस, जापान जैसे इलाज के लिए बिहार हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष के जितने भी राज्य है उस राज्यों के बनिस्पत हमारा बिहार भी किसी रूप से इलाज कराने के मामले में कम नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर एक से एक डॉक्टर अभी आज के डेट में नहीं कर रहे हैं, एक से एक ज्ञानी जानकार डॉक्टर नहीं कर रहे हैं बिहार की धरती पर, और इसमें प्रतिभा की कमी नहीं है। और हम अपने बिहार के डॉक्टरों को भी हम देख रहे हैं, संयोग से मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूं, ISC प्राणी विज्ञान BSc जूलॉजी नोट से किया, मैं मेडिकल साइंस को बहुत करीब से जानता हूं। और इतना मैं बता देना चाहूंगा, 1992 में 1 नंबर से मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं 82 मार्क्स ऑब्टेन किया था, 83 मार्क्स पर हुआ था। तो इसलिए हम बहुत करीब से मेडिकल साइंस को भी जानते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि आज का मेडिकल साइंस, पहले के मेडिकल साइंस से हमारा छात्र बहुत अच्छा ढंग से डिग्री लेकर अच्छे इलाज कर रहे हैं और तमाम डिग्री लेकर हमारे बिहार के लोगों को सेवा कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, नोट करना चाहूंगी प्रीति नंदिनी जी का। प्रीति जी, आपने अभी प्रभात जी को भी सुना और रामपुकार सिन्हा जी को भी सुना, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, पहले के मुकाबले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बहुत सही है। ये तो देखने का पैमाना है ना कि आप बिहार को देख किस पैमाने से रहे हैं। आपका नजरिया ही है कि 1990 से 2005 तक बिहार कैसा था।
और 2005 से लेकर के 2024 तक बिहार कैसा है। अभी मैंने गलती से 18-19 साल की जगह पे 23 साल बोल दिया, तो प्रभात जी ने उस बात को पकड़ लिया, लेकिन उस वक्तव्य में मैंने और भी बहुत सारी बातें कही थी बिहार के शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। उस पर एक सफाई दे देते तो मुझे लगता कि शायद मैं गलत बोल रही थी, है कि नहीं। तो अभी आप लोग जो गुणगान कर रहे हैं कि 1990 से हमारा बिहार यहाँ से यहाँ आ गया है, तो बिहार कब तक आपके उस पैमाने पर खरा उतरता रहेगा और देश से पिछड़ता रहेगा। आज हम देश के मुकाबले कहाँ हैं, हम अपनी तुलना किससे करेंगे। कोई भी सर्वे होता है बिहार सबसे आखिरी पैदान पर, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अपराध की बात कर ले तो सबसे आगे है, तो उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि 1990 से जंगल राज से हमने बिहार को निकाल करके यहाँ लाया है, वो 2005 से 2010 तक सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है। अब आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि बिहार पिछड़ गया है और इसे बाहर लाना पड़ेगा। कोविड के दौरान जो हम लोगों ने जी प्रीति जी एक बात बताइए, चुनाव से पहले हो या चुनाव के वक्त हो, बहुत सारे वादे होते हैं, कोई भी पार्टी हो अपने अपने वादे करती है, चाहे आप लोग भी अभी शिक्षा लेके बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लेके बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों की सरकार शराब पिलाने की बात कर रहे हैं, दम होगा या फिर ये भी और सब जो भी पार्टी अपने अपने दावे करते हैं और अपने दावों पे खड़ी नहीं उतर पाते हैं, क्या वैसे ही हाल होने वाला है। जनसुराज जिस तरीके से पिछले 2 साल से बिहार में अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जनसुराज ने कभी ये नहीं कहा है कि आप इस नेता को चाहे जनसुराज पार्टी को वोट करें। जनसुराज हमेशा से यही कहता रहा है कि अपने बच्चे के, अपने पति के चेहरे को देख करके वोट करें कि आज वो क्या कर रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जो स्कूल है वहां सिर्फ खिचड़ी बांटी जा रही है और कॉलेजों में डिग्री बांटी जा रही है। देख लीजिए आप कॉलेजों की क्या हालत है, कहीं कोई क्लास नहीं लगता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग के भरोसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है, इससे किसका फायदा हो रहा है, ये तो देखने सोचने की बात है। और बिहार की जनता ये बहुत नजदीक से देख रही है, महसूस कर रही है। अब समय आ गया है जो बदलाव जनसुराज के तौर पर बिहार की जनता को दिया जा रहा है, उसके साथ चलने की, और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि समय लग सकता है, लेकिन बिहार की जनता इस चीज को समझेगी कि जिस तरीके से चुनाव के समय सारे काम शुरू हो जाते हैं, आप देखें आने वाले समय में भी कई तरह के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह किए जाएंगे, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आना भी, उनका दौरा भी जारी रहेगा। लेकिन काम क्या हुआ है पिछले 2014 से लेकर के 2023-24 तक, ये भी देखने की जरूरत है। हर बार हर लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रही है, उनका साथ देती रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के साथ कितने खड़े हैं ये बिहार की जनता भी देख रही है। तो बार बार ये कहते हैं कि अब बिहार के बारे में बात करना और बिहार को सौगात देना ये तो छोड़ ही दीजिए। कब ऐसा हुआ है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, उसकी समस्याओं को लेकर के, उसके विकास के राह पर लाने को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने एक बैठक तक की होगी, ये तो हम बार बार कहते आ रहे हैं। तो हम बात जनसुराज को आगे बढ़ाने की या चुनाव लड़ने जीतने की नहीं कर रहे हैं, हम बात बिहार के मुद्दों की कर रहे हैं। और जनसुराज का जो उद्देश्य है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। हमें ना ही राजद से बिहार को आगे लेके आना है, ना ही नीतीश कुमार से लेकर के आना है, हमें बिहार को देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनके साथ खड़ा करना हमारा लक्ष्य है, और हम उसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, अपना प्रयास कर रहे हैं। चुनाव चाहे 2025 में हो या 2030 में हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास है, और ये बिहार की जनता महसूस करने लगी है। इसलिए आप देखें कि किस तरीके से चुनाव में भी बिहार की जनता जनसुराज के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है प्रीति जी। प्रमोद जी, जी प्रमोद जी, अभी रामपुकार सिन्हा जी 90 से 2005 का गुणगान कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम इनका ज्ञान चक्षु जो है खोलने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में 2005 में जहां 10,337 प्राथमिक उपकेंद्र उस समय काम कर रहे थे, वह 2020 में घट करके, मतलब उस समय से घट करके 9112 हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2005 में जहां 101 कार्यरत थे, वही 2020 में घटकर 57 हो गया। 2005 में जहां 1648 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत थे, वही 15 वर्षों में मात्र 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए खुले, और 2020 में उसकी संख्या 1702 हुई। तो ये समझने की बात है, ये जो है, जो भी पुराना जो भी सिस्टम था उसको तो इन लोगों ने खत्म करने का काम कर दिया,
और आप अभी बैठ करके टीवी डिबेट में, चूंकि छोटा रिचार्ज अभी मिला है तो थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित है राम पुकार जी इसीलिए हर बार जब वो अपने वक्तव्य को कहते हैं तो तमाम नेताओं का नाम वो लेने का काम करते हैं। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति आज बिहार का है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे क्राइम का आप देख लीजिए तो एनसीआरबी का आंकड़ा उस पर प्रस्तुत करना होता है क्योंकि वो नेशनल का, और जब बात आती है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, गरीबी उन्मूलन का, तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है उसमें बिहार कहाँ पर है ये इनको समझने की जरूरत है। लेकिन ये उन तमाम जो कमियां हैं उसको कैसे हम दूर करें उसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन उन कमियों से कैसे हम आंख बंद कर लें और पर्दा मतलब बंद कर करके और ये समझ लें कि बिहार में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब आंकड़ा प्रस्तुत होता है तो बिहार जो है शर्मसार होता है। और इसके लिए ये जो 18 वर्षों की सरकार है पूरी तरह से जिम्मेवार है। चलिए ठीक है प्रमोद जी। राम पुकार सिन्हा जी 30 जी। सेकंड है आपके पास, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब उनको मालूम होना चाहिए कि जो भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र थे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील हुए, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो रेफरल अस्पताल में तब्दील हुए, अनुमंडलीय तमाम अस्पतालों को रेफरल अस्पताल बनाया गया। जितना देखिए प्रमोद भाई, अगर हम स्वास्थ्य विभाग के प्रति हमारी सरकार इतनी संवेदनशील रही है कि अब हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते नहीं बैठते हैं, अब वहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर बैठते हैं और इलाज करते हैं। हमारी माँ बहनें वहाँ जाती है, आशा कार्यकर्ता वहाँ बैठते हैं। ठीक है प्रभात जी, आखिरी कमेंट आपसे जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। देखिए प्रमोद सिन्हा जी कह रहे थे कि घटी है संख्या, तो पहले सिर्फ फाइलों में और बोर्ड तक ही सीमित था स्वास्थ्य केंद्र, आज स्वास्थ्य केंद्र एक्चुअल में। प्रमोद सिन्हा कह रहे थे मॉनिटरिंग, तो मैं बता देना चाहता हूँ पिछले डिबेट में भी मैंने बोला था कि स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवाज से पूरे, सुन लीजिए प्रमोद सिन्हा जी सुन लीजिए, आप कहाँ से एनसीआरबी और कहाँ से नीति आयोग, पहले आपकी बात सुनना था, आप सुनिए, आप पहले प्रमोद सिन्हा जी मेरी बात सुनिए ना। पर 2 लाइन बोल दीजिए ना। समय की कमी है, आखिरी कमेंट उनसे लेना चाहती हूँ, बोलने दीजिए। अभी स्वास्थ्य मंत्री का जो सरकारी आवास है पटना में, माननीय मंगल पांडे जी के आवास से पूरे बिहार के अस्पतालों का वहां से मॉनिटरिंग होता है सीसीटीवी कैमरे से। स्वास्थ्य विभाग में पूरे जितने भी अस्पताल है सबका मॉनिटरिंग होता है। और आप 12 बजे रात में भी, मैं सभा जी मैं अपना नंबर सार्वजनिक कर देना चाहता हूँ 9334748849। आप 12 बजे रात में भी अगर किसी अस्पताल में कहीं कोई कमी बेसी दिखे, कहीं किसी को उपचार में परेशानी हो, एडमिट में परेशानी हो, तो आप फोन कीजिए और 1 घंटे के अंदर अगर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के आवास से फोन जाके वहां की व्यवस्था देखी जाती है कि नहीं। आप मुझे, मैं आजमाने के लिए मैं अपना नंबर सार्वजनिक करता हूँ 9334748849। और रही बात प्रमोद सिन्हा जी, तो सिर्फ फाइलों में हम लोग काम नहीं करते, बोर्ड में नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक ये 3 वर्षों में अस्पताल बनेगा। हम लोग का तो जितना मैनिफेस्टो है, हर बार 5 साल के पहले मैनिफेस्टो खत्म हो जाता है। जितना हम लोग जितने भी आज तक हम लोग संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं, और तय समय पे एम्स बनेंगे और बिहार में स्वास्थ्य क्रांति आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने आप ही के जदयू कोटे के मंत्री ने हाथ उठाने का काम किया था, उस पर भी जवाब दीजिए ना। तो यहाँ लालू राज थोड़ी है कि जो लालू जी बोले एको हमको क्यों नास्ती, जो लालू जी बोलेंगे वही चलेगा। यहाँ तो सभी को बोलने का अधिकार है, यहाँ एनडीए में सभी को बोलने का अधिकार है। दरअसल अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वहां की हालत कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात कैसे हैं, ये सबको पता है। लेकिन पीएम मोदी ने जो बिहार को सौगात दी है वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में अब दूसरा एम्स बनने जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इन सब के बावजूद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात कैसे रहेंगे। क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालत बदलेंगे या फिर हाल ऐसा ही रहेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।